नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नए वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ हम 2023 की गोचर के इफेक्ट देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2023 कैसा है। इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये राशिफल मैं आपको लग्न पे आपकी जो राशि है उस पे मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न या कारण ये है कि चंद्रमा से जो राशि होती है, चंद्रमा जहाँ होते हैं उसे हम चंद्र राशि कहते हैं, और आपका जो लग्न होता है, कुंडली का जो पहला भाव होता है, वहाँ पर जो राशि लिखी होती है उसे हम लग्न की राशि या लग्न भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि। जिस प्रकार से चंद्रमा जहाँ होता है उसकी राशियाँ हम देखते हैं। दोस्तों, ये मेरे अपने अनुभव में आया है कि चंद्र राशि से राशिफल 40 से 50% सही उतरती है। तो वहीं आप अगर लग्न की राशि से देखते हैं तो 80 से 100% तक आपके परिणाम जो हैं वो बिल्कुल सटीक आते हैं और बहुत ज़्यादा आपके करीब आते हैं। जो घटनाएं आपके साथ घट रही है, जो जीवन में हो रहा है, वो भविष्यवाणियां कहीं ज़्यादा आपको बेहतर ढंग से फलित होती है। इसलिए मैंने ये लग्न से आपको राशिफल बताने का निर्णय लिया है। जिन लोगों को लग्न की राशि नहीं पता है या उनका लग्न क्या है, दोनों एक ही बात है, नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट्स में अपना डिटेल सेंड कीजिएगा, यानी आपका जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। मैं आपको 1 से 2 दिन में मैं आपका लग्न या लग्न में जो आपकी राशि है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप उस राशि से आप देखिएगा। और दोस्तों, मेरी बात पे यकीन करने से बेहतर है कि आप सिर्फ 2 महीने आप अपनी राशि से राशिफल देखिएगा और लग्न की राशि यानी लग्न से आप राशिफल देखिएगा। आप स्वयं समझदार हैं, आप खुद बुद्धिमान हैं, आपको खुद सारी बातें समझ में आ जाएगी। सिर्फ 2 महीने में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि राशिफल से ज़्यादा बेटर काम करता है या लग्न से। आप दोनों से देख सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। इसे आप लाइफ टाइम हमेशा राशि से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लग्न से मैं बता रहा हूँ, तो इसे कृपया कर जिनके मिथुन लग्न है या लग्न में जिनके मिथुन राशि है वो इस वीडियो को देखें। दोस्तों, गोचर के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो हम जब वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल में हम बेसिकली 4 ग्रहों को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये एक महीने के राशियों में रहते हैं। जो हम राशिफल में जब महीने की हम बताते हैं तो उसमें ये कवर हो जाते हैं। वर्षफल में राहु एक राशि पे 1.5 वर्ष रहते हैं, बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं और शनि एक राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं। तो वर्षफल में हम इन्हीं ग्रहों को ही लेते हैं क्योंकि इनके प्रभाव ही हमें वर्ष भर आते हैं और काफ़ी हद तक लाइफ चेंजिंग भी होते हैं। कई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने केवल शनि बृहस्पति के गोचर से ही भविष्यवाणी की है और वो सही हुई है बिना कुंडली देखे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पापी ग्रहों की गणना कर लेते हैं, क्योंकि राहु नैसर्गिक पापी हैं, शनि नैसर्गिक पापी हैं और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। तो हम शुभता की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किन बातों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, किन बातों में हमें अवेयरनेस रहना है और किन बातों को हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है ताकि हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन संपत्ति, रिश्ते नाते हमारे सब बरकरार रहें और बेहतर रहें। शनि की बात करते हैं। शनि 17 जनवरी को राशि चेंज कर रहे हैं और ये आपके भाग्य में आ जाएंगे। मिथुन लग्न वालों के भाग्य में शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात शनि इसमें बहुत हैप्पीएस्ट मूड में रहने वाले हैं। शनि की शुभ राशि है, शनि अपने घर पे रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे और बहुत अच्छे फल को आपको देंगे। लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वैसे भी वो उतना नुकसान नहीं करते जितना वो जहाँ देखते हैं, जहाँ उनकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप उससे समझदारी से ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं या शनि की ऊर्जा को यूज़ करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज शनि आपको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, क्योंकि शनि बेसिकली दुख के कारक हैं। समझिएगा दोस्तों, हर बात का अपना एक महत्व होता है। मैं सिर्फ दुख कह रहा हूँ। शनि दुख के कारक है, चीज़ों से दुख देते हैं।
कहाँ कैसे देते हैं ये हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो शनि भाग्य में है और उनकी जो कुंभ राशि है वो नव जीवन को इंडिकेट करती है, नए नए उत्साह को इंडिकेट करती है, नया क्रिएशन और जीवन में सुख शांति वैभव प्रसिद्धि ये सब को इंडिकेट करती है। क्यों? क्योंकि मकर राशि से काल पुरुष कुंडली में जब आप मकर राशि से अपने कर्म को कर लेते हैं, दसम भाव में मकर राशि आती है काल पुरुष कुंडली में, तो फिर एकादश भाव जो शनि की जो एकादश राशि है वो आपको लाभ देती है, आपको इच्छा की पूर्ति करती है, आपके मन की सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, आपके कर्मों का फल देती है। तो यहाँ पर चूंकि शनि आपके भाग्य में आए हैं तो निश्चित ही अभी तक आपने जो कुछ भी कर्म किया था, जो भी आप अभी तक करते रहे हैं, जितनी मेहनत आपने अभी तक की है, उस सब के लाभ में परिणित होने का समय आ गया है। अब इस 2.5 साल में शनि आपके लिए जबरदस्त भाग्य बन के आए हैं और चीज़ें भाग्य से आपको सपोर्ट करेगी, भाग्य बहुत बलवान होगा और आपको सिर्फ अपने कर्मों को करने की ज़रूरत है, बाकी का सारा काम भगवान शनि खुद कर लेंगे और निश्चित ही उनका आशीर्वाद इन 2.5 वर्षों में आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, बहुत शुभ मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से भाग्य आपका साथ देगा। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, चूँकि शनि 7वीं दृष्टि से हर ग्रह देखते हैं, शनि को 3री और 10वीं स्पेशल दृष्टि प्राप्त है। भाग्य में बैठे हुए शनि निश्चित ही शनि कर्म के कारक हैं और कर्म से ही भाग्य बनता है। वो भाग्य लेके बैठे हैं, बस आपको अपना कर्म करना है, कर्म लेस नहीं होना है, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि शनि उसको बेहतर फल देते हैं, बेहतर रिजल्ट देते हैं जो अपने कर्मों को करते ही रहते हैं। शनि को आलस पसंद नहीं है, शनि को कर्म पसंद है। आप चाहें तो अपने भाग्य का जितना चाहे भरपूर दोहन कर सकते हैं, अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर ढंग से कर्म करके। गोचर में दृष्टि की बात करें तो शनि महाराज की 3री दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में 3री दृष्टि का अर्थ ये हुआ कि वहां पर है मेष राशि। मेष राशि शनि की शत्रु राशि है क्योंकि मंगल शनि के शत्रु हैं। यूं भी शनि जहां देखते हैं केवल आपसे इतना ही चाहते हैं कि वहां की चीजों को लिए आपको ज्यादा कर्मठ होने की जरूरत है, यानी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आपको अनुशासित होने की जरूरत है। यानी आप ढीले नहीं हो सकते, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, या टालेंगे या नहीं करेंगे, तो केवल उस स्थिति में शनि आपको तकलीफ देते हैं। अदरवाइज शनि कहीं तकलीफ नहीं देते। एकादश भाव होता है दोस्तों का, समाज का और लाभ का, इच्छा पूर्ति का। तो अब आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। दोस्तों के लिए और समाज के लिए भी यही बातें लागू होगी। आपको समाज से कुछ चाहिए, दोस्तों से चाहिए साथ, सपोर्ट, समर्थन, जो कुछ भी लाभ ज़्यादा आपको कमाना है, इच्छा की पूर्ति आपको करनी है, तो आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और फोकस्ड होना पड़ेगा। यानी उन सारी चीज़ों के प्रति आप ज़्यादा ध्यान देके उस कामों को करना पड़ेगा। हल्के में आप चीज़ों को नहीं ले सकते। सिर्फ उस स्थिति में शनि आपको वहाँ पे तकलीफ देते हैं, नहीं तो शनि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देने वाले। शनि तो कारक ही कर्म के हैं, कर्म करेंगे तो भाग्य लगातार बनेगा। जब दोस्तों को समय देंगे, समाज को समय देंगे, लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर लगे रहेंगे, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल कहाँ जाने वाला है? जो आप देंगे वो तो लौट के आएगा ही। समाज को जो देंगे, दोस्तों को जो देंगे, सब कुछ लौट के आएगा। लेकिन शुभता ही दीजिएगा, क्योंकि शुभता देंगे तो शुभता लौट के आएगी। शनि वैसे भी नैतिक ग्रह हैं, कर्म के कारक जरूर हैं, दुख जरूर देते हैं, लेकिन आपको नैतिक भी बनाते हैं, आपको चरित्रवान भी बनाते हैं। शनि की जो अगली दृष्टि है वो पड़ेगी पराक्रम के भाव में और वहाँ भी शनि की शत्रु राशि है सिंह राशि। पिता से संबंध को बेहतर बनाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर शनि चाहते हैं कि आप पिता पे ध्यान दें। शनि चाहते हैं कि आप शासन तंत्र, सिंह राशि शासन तंत्र को इंडिकेट करती है, शासन तंत्र पे ध्यान दें। 3रा भाव पराक्रम का है, साहस का है, आपके प्रयासों का है, आपकी मेहनत का है, आपकी ऊर्जा का है, उस पर ध्यान दें। फोकस्ड हो, ज़्यादा मेहनत करिए और अनुशासित रहिए। बस इतना करेंगे तो सब कुछ बेहतरीन रहेगा। पिता से संबंध बेहतर बनाएं, उनका आशीर्वाद जरूर लें, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, उन पर ध्यान दें। आप नज़रअंदाज करेंगे केवल उस स्थितियों में, इन सारे डोमेन से, इन सारे विषयों से आपको दुख मिलेगा। बात को समझिएगा, मैं जो शब्द कह रहा हूँ दुख, आपको और कुछ नहीं होगा, चीज़ों से दुख की प्राप्ति होगी।
शनि की अगली दृष्टि पड़ती है 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके 6 हाउस पे, यानी छठे भाव पे। छठे भाव में अगेन मंगल की ही राशि है, वो भी शनि की शत्रु राशि है। और शनि कुछ भी नहीं चाहते हैं, सर्विस सेक्टर है आपका, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, या आप किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कंसल्टेंसी के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जैसे सर्विस देते हैं, या एक राजमिस्त्री, एक पत्थर लगाने वाला, एक पेंट करने वाला पेंटर अपनी सर्विस देता है। इस प्रकार से आप सर्विस देते हैं, चाहे नौकरी के माध्यम से हो या आप प्राइवेट अपने ढंग से अपना काम करते हैं। सभी स्थितियों में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। बेहतर है कर्जों से बचें और लड़ाई झगड़ों से बचें, क्योंकि हालांकि शनि की दृष्टि एक दृष्टिकोण से यहाँ के लिए शुभ हो जाएगी, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का है, तो शनि किसको खराब करेंगे? आपके ऋण को, रोग को और शत्रुओं को खराब करेंगे। तो लेकिन फिर भी अवेयरनेस आपके लिए बहुत मस्ट है। अवेयर रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो दिक्कतें आपको नहीं आएगी। ये हुई शनि की बातें। दोस्तों, मेरा ऐसा सोचना है कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 ग्रहों का उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसमें से एक ग्रह है राहु। हमारे नैसर्गिक 3 पापी ग्रह हैं, मंगल, राहु और शनि और केतु भी, जिसमें से गोचर में शनि 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं और हर साल किसी न किसी राशि में हर 2.5 साल में आ ही जाते हैं। शनि तो घूम ही रहे हैं, वो तो रुकते नहीं, हर 2.5 साल एक राशि में आते हैं, फिर वहाँ से 3 भाव में आपको देखते हैं। और शनि बेसिकली दुख के कारक ग्रह हैं, तो हमें रेगुलर बेसिस पे शनि का उपाय, हर व्यक्ति को शनि का उपाय करना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जब आप शनि का उपाय करेंगे, शनि है आपके कर्म के कारक, कर्म से ही भाग्य बनता है, तो यकीन मानिए आपके कर्म शुभ हो जाएंगे, सही दिशा में हो जाएंगे और आपका भाग्य भी निरंतर बेहतर से बेहतर बनेगा। अभी आप रोते और कोसते हैं ना कि मैं ऐसा क्या करके आया था जो मुझे इतना दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, परेशानी मिल रही है, मैं ऐसा क्या कराया था जो मैं इतना सब कुछ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। रीज़न यही है, हम क्या कराए थे हमें नहीं पता, लेकिन आज तो पता है, आज तो हमारे कर्म हमारे हाथ में है। आज आप उस जो पता कर्म है उसको क्यों नहीं शुभ कर लेते, आप उसे क्यों नहीं बेहतर कर लेते, तब तो फिर आप भविष्य में अच्छा होगा। ठीक है कि आपने कल, मान लीजिए कि किसी ने कल बबूल बोया था तो आज उसे कांटे मिल रहे हैं, लेकिन आज तो हम एप्पल बो सकते हैं, सेब बो सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे काजू बादाम बो सकते हैं, ताकि आने वाले समय पे हम काजू बादाम तोड़ें, हम एप्पल तोड़ें पेड़ों से, अमरूद तोड़ें, आम तोड़ें, बबूल ही क्यों तोड़ें। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आज का कर्म आपका भाग्य लगातार बना रहा है, लिख रहा है, हर क्षण हर पल आप अपने भाग्य लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो बेहतर नहीं होगा कि हम शनि का काम करके, शनि के उपाय करके हम अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा दें। बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर शनि के उपाय करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जितने गरीब होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, जितने आपके आसपास घर पे काम करने वाले लोग होते हैं, कहीं पे भी आप समाज में जो देखते हैं, रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर जो लोग होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी दुख मत दीजिए, तकलीफ मत दीजिए, गाली मत दीजिए। संभव हो तो इनकी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, इन्हें मार्ग दिखाइए, इन्हें रास्ता दिखाइए, इनका सपोर्ट करिए। ये साक्षात शनि है, इससे शनि ठीक होंगे। और दूसरा सबसे बेस्ट उपाय में ग्रहों का जो दान होता है वो ग्रहों को बहुत 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 ठीक करता है। ग्रह आपका खराब हो तो भी और शुभ हो तो भी ग्रहों के दान से ग्रह बेहतर होते हैं। तो शनि के लिए सरसों का तेल, एक्चुअली तेल शनि की चीज़ें होती है, इसमें भी स्पेशली सरसों का तेल के जब आप दान करते हैं और उसे भी गरीब को देंगे तो भी बेहतर है। और अगर आप मंदिर में जाके भगवान शनि में शनिवार के दिन अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रहती है कि आप उसे 100 ग्राम चढ़ा रहे हैं कि 500 ग्राम चढ़ा रहे हैं। आप बस 100 ml की एक शीशी ले लीजिए और हर शनिवार को भगवान शनि में चढ़ाइए। बहुत बहुत अच्छा उपाय है और शनि भगवान बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। जिन्हें गोल नहीं मिल रहा है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, उन्हें अपने गोल सेट हो जाते हैं। शनि आपको मार्ग देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आप एक सही कर्म पथ पर चल पाते हैं। ये निश्चित होता है दोस्तों, ये मैंने एक नहीं हजारों लोगों के साथ ये मैंने देखा है और आजमाया है। तो आप शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनि की बात खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रह राहु और केतु की ओर। राहु केतु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन बिल्कुल अपोजिट हैं। एक सुबह है तो एक शाम है, एक दिन है तो एक रात है।
राहु भोगी है, केतु योगी है। राहु मुंह माया में बांधते हैं, आपको भटकाते हैं, और केतु ठीक इसके उल्टे मोक्ष के कारक हैं, चीज़ों से आपको दूर ले जाते हैं और आपको मुक्त करते हैं। केतु जड़ हैं और उस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो राहु है। राहु और केतु जस्ट अपोजिट हैं। कथा आपको याद होगी तो राहु केवल सर है और केतु जो है सिर्फ पैर है। केतु को चलना पसंद है, राहु को सिर्फ सोचना पसंद है। अब फल की बात करते हैं तो राहु मेष राशि में है। मेष राशि में अर्थात आपके एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं। एकादश भाव के राहु आपको साहस, ऊर्जा तो देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के कारक है राहु। राहु जिद भी देते हैं, पागलपन भी देते हैं। एकादश भाव बेसिकली समाज का है, दोस्तों का, यारों का है, तो निश्चित है दोस्तों यारों के साथ आप बहुत सारा समय व्यतीत करने वाले हैं, लेकिन इसे नैतिक ढंग से कीजिएगा और लाभ प्राप्ति की कामना निश्चित ही आपकी बहुत बढ़ गई होगी, इच्छा पूर्ति की कामना भी बढ़ गई होगी, और उसे पाने के लिए आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, ऐसा राहु चाहेंगे और आप ऐसा करेंगे भी। तो राहु के लिए बेहतर मैं चाहता हूं कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका विजन क्लियर होगा। राहु भ्रम के कारक हैं, राहु एल्यूजन पैदा करते हैं, राहु सपने दिखाते हैं। राहु भविष्य है और केतु जो है वर्तमान है, प्रेजेंट है, और आपका पूर्व जन्म भी है। तो बेहतर है कि जब राहु भ्रम पैदा करते हैं, सपने दिखाते हैं, तो उस सपने से आप बाहर आएँ, यथार्थ में आएँ और सच के धरातल पे पहुँचें। उसके लिए मेडिटेशन ही वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जो आपको आपके भ्रम को दूर करता है, आपको सारी चीज़ें सही सही दिखाता है और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। राहु की ऊर्जा यूज़ करने के जैसे है। आप अगर विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर ढंग से काम करता है। राहु राजनीति के कारक है, राजनीति में वो सफलता देते हैं। और राहु ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा विचार देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हैवी थिंकर बना देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले। और जब ये हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ती है तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें भी राहु करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन से आपका वो सारी चीज़ें भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। और इन केस किसी भी प्रकार का आप ऐसा एकादश भाव के मामले में, यानी समाज के मामले में, दोस्तों के मामले में, लाभ के मामले में आपको किसी प्रकार की निगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, या आप ऐसा लगता है कि आपको कोई खराब फल की प्राप्ति हो रही है, तो आप राहु को उपाय कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने पहले बोला शनि के मामले में, कि दूसरा ग्रह है राहु, जिसका उपाय मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मैं खुद करता हूं। शनि और राहु दो ग्रहों के उपाय आपको लाइफ टाइम करना चाहिए, क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं। हर 1.5 वर्ष में किसी राशि में आ जाते हैं और वहाँ बैठ के आपको पागलपन देते हैं, भटकाते हैं, दिमागी तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं, और रुकावट है, बाधा है, अनैतिकता है, सारे गड़बड़ जितने होते हैं वो सब। देखिए शनि सिर्फ दुख के कारक हैं, जबकि राहु रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, नैतिक अनैतिक, स्कैंडल सब के कारक राहु। तो राहु का उपाय भी लगातार किया जाना चाहिए लाइफ टाइम, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, अरबपति हो कि कुछ भी हो। तकलीफ तो राहु सबको देते हैं, दिमागी परेशानी तो सबको देते हैं। जो जहाँ है वो वहाँ से परेशान होता है, जो जितना बड़ा आदमी उसकी परेशानी उतनी बड़ी होती है। कोई एक किसी के यहाँ 2 एम्प्लॉय है तो उसे 2 एम्प्लॉय की चिंता है, किसी के यहाँ 2 लाख एम्प्लॉय है तो सोचिए उसे 2 लाख एम्प्लॉय की चिंता करनी पड़ती है। हमें लगता है कि बड़ा आदमी चिंतित नहीं होगा, लेकिन उसकी चिंता हमसे उतनी गुना बड़ी होती है जितना वो बड़ा होता है। तो राहु का उपाय, राहु के लिए मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है। सूखा नारियल राहु का दान होता है, उसे बहते जल में बहाना एक बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप हर हफ्ते सोमवार के दिन करिए। और इसके अलावा आप अगर इसे बहता जल आपके घर के आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम महीने में एक बार अमावस्या जब आती है उस दिन उस उपाय को जरूर से करें। और जिनके कुंडली में काल सर्प योग है वो भी अमावस्या के दिन जरूर बहते जल में सूखा नारियल बहाएं, ये उन्हें भी अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। और मेडिटेशन तो मस्ट है, मेडिटेशन से आपके राहु और केतु दोनों सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। केतु की बात करते हैं। केतु तो दोस्तों मोक्ष है, विरक्ति हैं, सादगी हैं, गांधीवादी हैं। पंचम भाव में आपके केतु हैं। आपको बस मुझे वहाँ के लिए केवल इतना ही समझाना है कि आपके पंचम में जो केतु हैं वो पंचम भाव के मनोरंजन जगत का होता है, आपका माइंड सेट होता है और आपकी संतान होती है।
संतान को लेके आपको किसी प्रकार की विरक्ति का सामना करना पड़ सकता है, मन में कुछ अलगाव की भावना आ सकती है। कला जगत से जुड़े हैं तो वहाँ से आपका मन विरक्त हो सकता है, आपको छोड़ने का मन कर सकता है। और एजुकेशन, केतु एजुकेशन से आपको हटाएंगे, मन बिल्कुल नहीं लगेगा पढ़ने में और आप काफ़ी विरक्ति महसूस करेंगे, पढ़ाई छोड़ने का आपका मन करेगा। ये सारी चीज़ें केतु करेंगे, देंगे, क्योंकि केतु बेसिकली डिटैचमेंट के ग्रह हैं, विरक्त करते हैं, पहले दुख देते हैं और वहाँ से आपको हटा के आपको वहाँ से हटाने, क्योंकि केतु का काम मोक्ष देना है, हर चीज़ से हटाना है। लेकिन वो कब होता है? जब आप इन चीज़ों को लेके किसी भी प्रकार के आप सपने सजाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं। योजना का काम राहु के पास, सपनों का काम राहु के पास, प्लानिंग का काम राहु के पास। केतु में ये नहीं चलेगा, केतु में ओनली कर्म। यहाँ पर केवल आप कर्म योगी हो जाइए। पंचम भाव के लिए, अपनी कला जगत के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी शिक्षा के लिए केवल कर्म करिए, परिणाम की चिंता मत करिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। यकीन मानिए मेरा, आप अगर केवल प्रेजेंट में रहते हैं, कर्म करते हैं, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तो आप अगर यहाँ बिना फल की कामना के, क्योंकि फल की कामना भी राहु है। योगी, मैंने पहले कहा था, राहु भोगी है, केतु योगी है। पंचम भाव के लिए योगी बन जाइए, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी इस पूरे वर्ष। अक्टूबर में जाके राहु केतु राशि जरूर बदलेंगे, अगली राशि में चले जाएंगे। उसकी बात हम उस समय करेंगे, या नेक्स्ट ईयर के जब गोचर की बात करेंगे तब हम करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पूरे साल आप राहु केतु के लिए यही फल मान के चलें। और अंतिम में हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति इस समय आपके मीन राशि में है, जो कि 22 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति भी स्वराशि हैं। स्वराशि जो ग्रह होता है वो बहुत बलवान होता है, शुभ होता है और अच्छे फल को प्रदान करता है। वैसे नॉर्मली बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ फल की खराबी करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ पे अमृत वर्षा करते हैं, ऐसा वैदिक हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब अमृत वर्षा का अर्थ समझते हैं। अमृत वर्षा इन द सेंस, बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के ग्रह हैं, और सारी पवित्रता शुभता बृहस्पति के पास है। तो ये सारी चीज़ें देते हैं, प्लस जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बात को, एक बात को समझिएगा कि जिस भाव में देखते हैं वहाँ जो भी फल होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसमें वो अंतर नहीं करते कि ये अच्छा है या बुरा है। आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति जहाँ बैठते हैं, लेकिन चूंकि इस समय बृहस्पति मीन राशि अपनी शुभ राशि में है, अपने ही घर पे है, और अपने घर पे हर आदमी, हर व्यक्ति जिस तरीके से अपने घर पे अच्छा होता है, अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है, ऐसे ही बृहस्पति भी अभी शुभ है, 10वें भाव में है। अभी आपके कर्मों का फल बेहतर ढंग से देंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि आपकी ज़बरदस्त बढ़ेगी, बढ़ रही होगी, और अच्छे फलों की प्राप्ति आएगी। तो 10वें भाव में बृहस्पति का होने के बाद भी आपको यही कि बृहस्पति तो शुभता देंगे, ईश्वरीय मदद देंगे, भाग्य साथ देगा, कर्म आपका आगे बढ़ेगा, भाग्य नाम शोहरत प्रसिद्धि मिलेगी। जिन्हें सरकारी नौकरी की कामना थी उन्हें सरकारी नौकरी के अवसर भी बनते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी अच्छे योग संयोग हैं, ईश्वरीय मदद मिलेगी। लेकिन कर्म करना पड़ेगा और उससे आप बाहर नहीं आ सकते। बृहस्पति की शुभ दृष्टियाँ कहाँ कहाँ हैं वो हम देख लेते हैं। ये स्थिति बनेगी आपके 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति राशि चेंज करेंगे, उसकी हम अभी बात करते हैं। पहले हम बृहस्पति के दृष्टियों की बात कर लें। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पड़ेगी धन भाव पे। धन भाव यानी आपके दूसरे भाव पे, तो निश्चित ही धन प्रचुरता में बढ़ेगा, ईश्वरीय मदद से आपको धन आएगा। आप करें या ना करें, पैसे आपको आएंगे। आप कुछ भी करेंगे उस आपके करने से आपको पैसा आएगा। परिवार कुटुंब बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं, दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। तो निश्चित ही आपका जो आपका कुटुंब है, जो पूरा दादा वाला आपका जो परिवार होता है, जो वंश वृक्ष होता है, उसमें बढ़ोतरी संभव है। किसी परिवार में किसी के सदस्य की शादी ब्याह से वो सदस्य परिवार बढ़ सकता है, या किसी नए सदस्य के आगमन से आपका कुटुंब बढ़ सकता है। कुटुंब के जो लोग अपने पारिवारिक बिजनेस को जो करते हैं वो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के फाइनेंस सेक्टर में हैं, उनका काम बहुत अच्छा बढ़ेगा। जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, प्रवचन देते हैं, किसी प्रकार के वाणी उद्योग में हैं,
टीवी फिल्मों में अपनी आवाज़ देते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो वो सारे लोग का काम बहुत बढ़ेगा, बहुत शुभता प्राप्त होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट उनके आएंगे और जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे। धन निश्चित ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पे पड़ेगी। चौथा भाव घर के सुख का होता है, मन की शांति का होता है, मकान का होता है, प्रॉपर्टी का होता है और आपके वाहन आदि का होता है। सब कुछ बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। आप जिनको नया मकान बनाना है, खरीदना है, इस समय बेहतर समय है। बृहस्पति साथ दे रहे हैं, भाग्य के साथ है, आपको सहयोग मिलेगा। आप इस समय में सारे काम कर सकते हैं, नया वाहन आदि परचेस कर सकते हैं। मन प्रफुल्लित रहेगा, सुखी रहेगा और अपने निजी परिवार के साथ जो अभी आपका जिसे हम आपके जीवन साथी और बच्चे, वो आपका परिवार हम चौथे भाव से देखते हैं। ये बेहतर ढंग से आप उनके साथ अच्छा वक्त आप बसर करेंगे। सातवीं दृष्टि के बाद बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है वो आपकी पड़ेगी छठे भाव पे। छठे भाव पे जो बृहस्पति हैं वो आपके काम धाम को बढ़ाएंगे, सर्विस सेक्टर में आपको बढ़ाएंगे और आपको अच्छे फल प्रदान आपको करेंगे। जो लोग भी नौकरी करते हैं वहाँ उनका पद लाभ हो सकता है, इनकम ग्रोथ हो सकती है और उन्हें अच्छे संबंध बन सकते हैं अपने अधिकारी वर्ग के साथ में और अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। ये बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद में फिर जब राशि चेंज करके आपके मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में, तब फिर बृहस्पति जो है एकादश भाव को लेके तो आपको, चूँकि मित्र राशि है, वहाँ भी बृहस्पति अच्छा ही फल देंगे और आपके दोस्तों यारों में इजाफा होगा, समाज सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा कायम होगी और लाभ प्राप्ति की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। और इस बृहस्पति के जो दृष्टि है वो फिर आपके तीसरे, पाँचवें और सातवें भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी जो कि आपके साहस को बढ़ाएगी, पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके प्रयासों को बढ़ाएगी और उसमें आपके आप थोड़ा भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो लोग इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट मार्केटिंग में हैं, शेयर मार्केटिंग में हैं, किसी भी प्रकार के आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, यात्राओं के माध्यम से अगर आपके बिजनेस में यात्रा ऐड है, छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया होने वाली है। बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। फिर उनकी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, वो भी जीवन में आगे बढ़ेगी, शुभता आएगी और आपके साथ पारिवारिक रिलेशन उसके अच्छे बनेंगे। कला मनोरंजन जगत में अब इस समय में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगा, अब बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और शिक्षा जो अभी आपको जो खराबी आ रही थी वो शिक्षा अब बेहतर ढंग से काम करने लगेगी और 22 अप्रैल के बाद अब बहुत ज़बरदस्त ढंग से आप शिक्षा में उन्नति करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के बाद बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो वो वैवाहिक संबंध में आपकी मधुरता लाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह आदि हो सकते हैं। कुंडली में भी अगर योग संयोग है, दशाओं का क्रम अच्छा है, महादशा अंतरदशा आपके इस रिजल्ट को दे रही है, तो निश्चित ही 100% आपका विवाह इस समय में हो सकता है, क्योंकि गोचर में बृहस्पति का शुभ होना बहुत ज़रूरी है विवाह के लिए। इसके अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल परचेस का काम करते हैं, तो सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, निश्चित ही वो आगे बढ़ेगा, शुभ होगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ के लिए नए काम भी कर सकते हैं, यानी जिन लोगों को नया बिजनेस डालना है, नए काम के बारे में विचार कर रहे थे, वो इस समय में अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए इस समय में शुभ होगा, जीवन साथी शुभ होगा और जीवन साथी का सहयोग आप अपने बिजनेस सेक्टर में ले सकते हैं, किसी प्रकार से उनका यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बीच में 2 महीने 3 महीने के लिए कुछ समय ऐसा आएगा दोस्तों, देखिए बृहस्पति आपके जब मेष राशि में आपके जाएंगे और वहाँ पर ऑलरेडी राहु पहले से बैठे हुए हैं, तो 22 अप्रैल के बाद यानी मई से लेके अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और गुरु एक ही राशि में मेष राशि में आपके हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी इस मतलब 6 महीने में भी जो पर्टिकुलर डिग्री वाइज जब राहु और गुरु एक जब साथ में होंगे, जब 8 डिग्री के आसपास जब बृहस्पति होंगे और राहु भी वहाँ होंगे, तो
चूंकि राहु अपनी राशि चेंज करने के लिए वो भी चल ही रहे हैं, बृहस्पति भी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे दोनों ग्रह एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद दूर होते जाएंगे। तो वो जो करीब आने का जो समय है वो आपका मई और जून का महीना है। ये 2 महीने आपको विशेष रूप से कुछ अच्छे रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। गुरु चंडाल योग का रिजल्ट आएगा। तो इस 2 महीने में आप समाज को लेके, दोस्तों यारों को लेके थोड़ा सचेत रहें, उनसे व्यवहार में थोड़ा सा तल्खी ना करें, बल्कि जितना हो सके न्यूट्रल रहें, सामान्य ढंग से व्यवहार करें और लाभ प्राप्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा आप बुद्धि विवेक ना लगाएं, नहीं तो उसके लिए आपको कुछ खराब रिजल्ट आ सकता है। तो इस 2 महीने में आप थोड़ा ध्यान रखें बस। और हम राहु का उपाय तो हम कर ही रहे हैं, और इस 2 महीने में भले आप आगे और पीछे ना भी करें राहु का उपाय, तो इस 2 महीने में ज़रूर करें। और अब बृहस्पति के लिए भी आप अगर उस समय किसी प्रकार के खराब रिजल्ट आपको आते हैं तो आप बृहस्पति के लिए पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। चने की दाल, पीले कपड़े, पीले वस्त्र और हल्दी की गांठें जो होती है, ये बृहस्पति के दान अच्छे होते हैं। आप केसर का तिलक कर सकते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। जिसे आप गुरु मानते हैं उनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके फ़ोटो लगा के उन्हें रोज़ प्रणाम करके घर से निकलिए, तो ये अब आपको बृहस्पति के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, ये है आपके पूरे वर्ष 2023 का आपका राशिफल या लग्नफल, जो आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से इस वर्ष को जीना है, किस तरीके से निकालना है। एक मार्गदर्शन के तौर पे लीजिए, मैंने आपको भविष्यवाणी नहीं बताई है, मैं एक प्रकार से मैं आपका मार्गदर्शक हूँ और मैं मार्गदर्शन ही देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपके लिए ये साल बहुत शुभ हो, सफल हो, बहुत ही बेहतरीन हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।